हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन बुक के, जो कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के 2022-23 का ये बुक ने जो निकाला हुआ है। इसमें 15 सॉल्व पेपर दिया गया था और 8 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज का ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट होगा। इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो है डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 पेपर जो है लगा चुके हैं। ठीक है, जीके का पोर्शन। आज का ये जो होने वाला है 5वां प्रश्न पत्र होगा और इसमें ये होगा ये वाला। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत कार्य पुनर्परीक्षा 2016 का व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। इसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि 4 दिसंबर 2016 में जो पेपर हुआ था। ठीक है, अब देखिए, जब 2016 में जो हुआ था पेपर वीडियो का, तो उसमें थोड़ा पैटर्न में चेंज था। चेंज क्या था, इसमें लगभग 30 क्वेश्चन जो है जीएस के पूछे गए थे, जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और 40 क्वेश्चन हिंदी के आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जीके के क्वेश्चन कितने, 30 क्वेश्चन। लेकिन आज के न्यू पैटर्न में अगर देखा जाएगा तो 50-50 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 50 क्वेश्चन जीके, 50 क्वेश्चन हिंदी, 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से न्यू पैटर्न में ये है। लेकिन 2016 में जो था वो 30 क्वेश्चन ही पूछा गया था, तो उन्हीं 30 क्वेश्चन को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब ये पेपर एंड हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि नए पैटर्न, नए सिलेबस के आधारित पर एक प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट पेज पर और इसको जो है पूरे एक जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारा का सारा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पुनर्परीक्षा 2016 का पेपर हल करेंगे, जीके के पोर्शन। सामान्य जानकारी की बात करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? इनमें से तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ग्राम सहकारी सभा, इनमें से बताना था कि कौन सा जो है पंचायती राज संस्था के अंतर्गत नहीं आता। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ग्राम सहकारी संस्था जो है ये पंचायती राज संस्था के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, अब अगर देखें तो भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और इसको जो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, जिसको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत और पंचायती राज प्रणाली का जो है ये अंग है, लेकिन ग्राम सहकारी संस्था जो है पंचायती राज प्रणाली का अंग नहीं है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी बताना था कौन होता है, तो वो होता है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन, कार्य एवं अधिकारों का उल्लेख दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और ये जो है विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे प्रदान किया जाता है। ठीक है, और महान्यायवादी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो संसद में सदस्य ना होते हुए भी जो है क्या कर सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, परंतु मत जो है नहीं दे सकता, यानी कि वोट को नहीं दे सकता, लेकिन संसद की कार्यवाही में जो है महान्यायवादी भाग लेता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? किसने दिया था सर्वप्रथम? ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, हजरत मोहानी या फिर लोकमान्य तिलक। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, इंकलाब जिंदाबाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाए, इन्होंने अपनी पुस्तक इनकी थी बंग ए दर्रा, जिसमें इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद मेंशन किया था और बम फेंकते समय सर्वप्रथम नारे के रूप में इस शब्द का प्रयोग भगत सिंह ने किया था। ठीक है, और इसे चर्चित बनाया था। तो ना ही भगत सिंह है ना ही मोहम्मद इकबाल हैं, तो ये क्वेश्चन जो है इसका इसे छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो इसमें अगर अब आएगा तो मोहम्मद इकबाल या भगत सिंह दिया होगा, तो राइट आंसर वही दोनों में से एक होंगे। अगला क्वेश्चन आया था, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर के दर्शाता है? ठीक है, एक अक्षांश डिग्री जो होता है वो कितने किलोमीटर को दर्शाता है, ये बताना है। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, 111 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है, कितने? 111 किलोमीटर को। सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह पर निर्मित होने वाले काल्पनिक क्षैतिज वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, इक्वेटर इंग्लिश में इसको कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक डिग्री पर एक अक्षांश निर्मित होता है, अर्थात
उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश से निर्मित होते हैं। इस प्रकार अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है? 181, ठीक है। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। अक्षांशों की लंबाई विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण जाने पर क्या होता है? घटता जाता है। तो ये बातें होगी अक्षांश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नमामि गंगे योजना जो आई थी उसके अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी कि IIT जो होता है कानपुर के द्वारा कितने गांवों को गोद लिया गया है, ये बताना है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 5 गांवों को गोद लिया गया था IIT कानपुर के द्वारा। IIT कानपुर में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा के किनारे बसे 5 गाँव, उनमें से नाम क्या है? तो रेमल नगर, ख्योरा कटरी, प्रतापपुर, हरहिंदपुर, कटरी लोधवा खेड़ा को क्या गोद लेकर निर्मल बनाने, यहाँ की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और यहाँ से गंदा पानी गंगा में जो है न जाए, इसके लिए गांव वालों को जागरूक करने की जिम्मेदारी ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रदेश की मध्य औसत आयु न्यूनतम है? ठीक है, यानी बताना है कि किस राज्य की न्यूनतम आयु है, न्यूनतम एवरेज आयु है, यानी कि औसत आयु न्यूनतम है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की औसत आयु क्या है? मिनिमम है। भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान परिषद यानी कि ICMR की हेल्थ ऑफ नेशन स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार केरल के लोगों की औसत आयु सबसे अधिक 76.25 है और उत्तर प्रदेश की औसत आयु सबसे कम 65.7 है, ठीक है। अब इसमें अगर कुछ देखते हैं, कुछ हैं मतलब कुछ राज्यों के, तो हिमाचल प्रदेश की औसत आयु महिला की है 76.9, पुरुष की है 71, ठीक है। दिल्ली में 74.7 है, पुरुष की कितना है? 70.8। हरियाणा में 71.3 है महिला की और पुरुष की है 65 वर्ष। इसके बाद अगर इसमें देखें तो जम्मू कश्मीर की कितनी है? तो 71.8 है महिला की, ठीक है, और पुरुष की कितना है? तो 68.3 है पुरुष की। उत्तराखंड में 71.1 है महिला की और पुरुष है 65.3। झारखंड में 67.8 है और झारखंड में पुरुष के जो है औसत आयु कितना है? 67 वर्ष, ठीक है। बिहार में 67.60, 67.60 दोनों बराबर है महिला पुरुष का। उत्तर प्रदेश में महिला का है 66.8 और पुरुष का है 64.6। तो इस तरीके से कुछ हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना 2016 में ये पेपर बना था। 2016 के अनुसार समाजवादी पेंशन योजना पूछा गया था, जो कि करंट अफेयर से क्वेश्चन है ये। तो हाल ही में किसे प्रचार राजयुक्त नियुक्त किया गया था उस समय? तो उस समय नियुक्त किया गया था विद्या बालन को। आंसर उसके अनुसार डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ की है? तो ये किया गया है 2016 में उत्तर प्रदेश के द्वारा। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये 2016 का इस तरीके से क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राज्य द्वारा जो है सर्वप्रथम GST की पुष्टि की गई है? तो GST की पुष्टि सर्वप्रथम किया गया था असम के द्वारा। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब GST के बारे में जान लेते तो GST अर्थात इसको कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। सर्वप्रथम असम राज्य ने लागू किया था और इसे संपूर्ण भारत में 15 जुलाई 2018 से लागू कर दिया गया है। भारत में GST लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति के द्वारा जो है दिया गया था। संविधान का अनुच्छेद 279A के तहत जो है GST परिषद का गठन किया गया है, ठीक है। GST में कुल 5 दरें निर्धारित की गई हैं, जो कि है 0%, 5%, 12% और 18% और 28%, ठीक है। GST के तहत जो है कुल 3 प्रकार की हैं, CGST, SGST और IGST। इस तरीके से 3 प्रकार की GST भी है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के किस देश के द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 901 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है खेला गया? तो ये खेला गया भारत के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अनुसार अगर देखेंगे तो 6 फरवरी 2022 को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपना 1000वां मैच खेला, जिसमें टीम का प्रतिनिधित्व नए कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा किया गया। ये याद रखिएगा। 1971 में वनडे क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के स्थान पर अगर देखेंगे, आधार पर देखेंगे तो 7वां स्थान है प्रश्नकाल में, ठीक है। प्रश्नकाल यानी कि 2016 में जब पेपर आया था तो उस समय 7वां स्थान था भारत का, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखें तो वर्तमान में विश्व धरोहरों की संख्या में 6वां स्थान आ गया है। भारत के 40 स्थलों को आज तक विश्व धरोहरों में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर में शीर्ष 5 देश क्रमशः इटली के 58 शहर को शामिल है, ठीक है, और चीन के 56 स्थल शामिल हैं, जर्मनी के जो है 50 स्थल, फ्रांस के 44 और स्पेन के 48 हैं, ठीक है, और भारत के कितने हैं? 40 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बायोलॉजी से, मानव शरीर में रक्त का आयतन
शरीर के किस भार का, शरीर के भार का लगभग कितने % होता है, ठीक है। यानी ब्लड का जो वॉल्यूम हो वो शरीर के भार का कितने % होता है मानव शरीर में, तो वो होता है 7%, 7%। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। वयस्क मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, जो शरीर के भार का लगभग 7 से 8% तथा आयतन का 1/13वां भाग होता है। रुधिराणुओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, और रुधिर कुछ क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.3 से 7.5 के मध्य रहता है। अगला क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से, देखते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, इनमें से विंडोज़, MS ऑफिस, यूनिक्स, लाइनक्स, इनमें से कौन सा एक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो जाएगा, इसमें से नहीं है जो MS ऑफिस, ठीक है। MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है, ठीक है। तो IP एड्रेस के द्वारा, या ईमेल एड्रेस के द्वारा, या स्ट्रीट एड्रेस के द्वारा, या फिर यूजर ID के द्वारा। तो किसके द्वारा कंप्यूटर की पहचान की जाती है, तो वो होता है IP एड्रेस, ठीक है। IP एड्रेस के द्वारा कंप्यूटर की पहचान किया जाता है। IP एड्रेस जो है पता, नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर का एक अद्वितीय आंकिक पता होता है, यानी कि हर एक कंप्यूटर का यह IP एड्रेस अलग अलग होता है, ये किसी एक दो कंप्यूटर का मैच नहीं होगा, ठीक है। यह डेटा पैकेट को सक्षम रखता है और विशेष प्राप्तकर्ता को संबोधित करता है। IP पता 4 भागों में बटा होता है, जो बिंदु से अलग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कि सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, इनमें से सबसे अधिक संग्रह किसकी है, तो सबसे अधिक संग्रह की बात करेंगे तो इसमें टेराबाइट का नंबर आएगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में सबसे ज़्यादा संग्रह क्षमता जो है टेराबाइट का है, इसके बाद गीगाबाइट का, इसके बाद मेगाबाइट का, इसके बाद किलोबाइट का। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है, सर्वप्रथम कब गाया गया था, ये बताना था, क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए जनगण मन की बात कर रहा है, तो ये कब गाया गया था, तो ये जो है सर्वप्रथम 1911 में गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है मूल रूप से बंगला में रचित संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा में जो है भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, और इस गीत का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था, ठीक है। इस गायन की अवधि कितनी है, 52 सेकंड है, और कुछ अवसरों पर इसके संक्षिप्त रूप को 20 सेकंड में गाया जाता है। तो ये बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल के आधार पर स्थान पूछा गया है, ठीक है, भारत का। तो भारत का अगर विश्व में देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर तो 7वां स्थान रखता है भारत। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी पार्ट हो जाएगा 7। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व क्षेत्रफल का 2.43% या 2.42% कहीं लिखा होता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। जबकि इसकी संख्या क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है, जो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। भारत से 6 बड़े अन्य देश जो हैं रूस, कनाडा, चीन, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान चीन का आता है, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, इसके बाद जो है भारत का नंबर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था उस डेट था 11 नवंबर 1918, ठीक है। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो है 24 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था, यानी कि 4 साल चला था। ये युद्ध जो है मित्र राष्ट्र यानी कि इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस और फ्रांस एक साथ में थे, और धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से आया था, करंट अफेयर आप लोग पढ़ के जाइएगा। लेटेस्ट करंट अफेयर ये 2016 से पूछा गया था कि GST पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्ति समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो उस समय अमित मित्रा को नियुक्त किया गया था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो देखिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो मानक है वो है लगभग 17 मीटर के आसपास। आंसर इसका बी पार्ट होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट 16.6 मीटर होना चाहिए, यानी लगभग 17 मीटर अवश्य होना चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समांतराल अवश्य होना चाहिए, ठीक है।
ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इनमें से बताना था। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन डेज से जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग डेज जरूर तैयार करके जाइएगा। विश्व साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 17 नवंबर 1964 को यूनेस्को ने जो है 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस घोषित किया, जिसको पहली बार 1966 में मनाया गया। इसका उद्देश्य था व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर जो है प्रकाश डालना। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो तृतीय यानी कि थर्ड उच्चतम नागरिक पुरस्कार जो है वो है पद्म भूषण। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। इसके बाद नागरिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, खेल, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार की 3 श्रेणियाँ हैं। पहला है पद्म विभूषण जो कि 1954 से स्टार्ट है, पद्म भूषण ये भी 1954 से, और पद्म श्री जो है ये 1983 से स्टार्ट किया गया, ठीक है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण है। दूसरा कौन है, पद्म विभूषण है। चौथा कौन है, पद्म श्री। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में लगभग कितने % नाइट्रोजन होता है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा गया था 2016 में, इजी भी है। नाइट्रोजन का परसेंटेज 78 से लेकर 79% के मध्य, तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 78 से 79%। अब इसके बाद इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी, तो 20.94% है। आर्गन की मात्रा कितना है, तो 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो 0.03% गैसें उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जेनान आदि गैसें शामिल हैं। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा सूक्ष्म कण, ठोस कण भी पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी पर स्थलखंड के सबसे बड़े भूभाग को महाद्वीप कहते हैं और इसकी संख्या टोटल कितनी है, 7 है। पहला है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा जो है अंटार्कटिका है, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और एक क्रमानुगत है, यानी कि सबसे बड़ा एशिया, इसके बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे उत्तरी अमेरिका, चौथे पर जो है दक्षिणी अमेरिका है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कबड्डी जो है विश्व कप 2016, एक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। 2016 का ये पेपर है, तो 2016 का करंट पूछा गया था। आप लोग 2022-21 का जरूर तैयार करके जाएगा। तो इसमें पूछा गया था किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ राइडर का खिताब दिया गया था, तो उस समय अजय ठाकुर को दिया गया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी संख्या, इतनी बाइनरी संख्या है और इसका तो दशमलव समतुल्य क्या होगा ये बताना था, ठीक है। यानी कि ये जो संख्या दी गई है इसका हमें डेसिमल नंबर इसका निकालना था कि क्या हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। इसमें सॉल्व किया हुआ है। देखिए ये बाइनरी संख्या दिया गया है अपना, इस तरीके से इसमें क्या करते हैं कि इधर से स्टार्ट करते हैं और 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और करके और सभी से एक एक करके इसे गुणा करते चले जाते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से गुणा करके चले जाते हैं जितनी भी संख्याएं होती हैं। गुणा करने के बाद ये जो इनका मान प्राप्त होता है, देखिए इनका जो मान प्राप्त होता है, इन मानों को क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो संख्या हमें निकलता है वही जो है बाइनरी नंबर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें डेसिमल नंबर निकालते हैं। 2 की घात 0 से शुरुआत करते हैं और इसके बाद सब निकाल के 2 की घात करके और 0 से जो गुणा होता है वह 0 हो जाएगा उसका मान, और 1 से जो गुणा होगा वही मान इसका आ जाएगा। उधर जितना आएगा उसको जोड़ लेंगे तो मान हमारा डेसिमल में निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं बैंडविड्थ। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ संचार माध्यम की क्षमता की माप होती है और इससे यह पता लगाया जाता है कि एक निश्चित समय में कितनी बाइट सूचना संचार माध्यम से भेजी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है, तो वो होता है विधानमंडल। विधानमंडल जो होता है वो नागरिक समाज के रूप में नहीं मानते हैं, बाकी परिवार, वंश, जाति संघ, गैर सरकारी संगठन समाज रूप से सामाजिक रूप से माना जाता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस भारतीय
पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है इसमें से। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो मुकुट पर्वत की ऊंचाई जो है सबसे कम है इनमें से, बाकी तीनों की इनसे ज़्यादा है। आप कंचनजंगा की ऊंचाई देखेंगे तो 8586 मीटर है, नंदा देवी की 7816, कॉमेट की 7756 और मुकुट पर्वत की 7242 मीटर। तो सबसे कम ऊंचाई इनमें से किसका हो जाएगा? मुकुट पर्वत का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन ये लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? ठीक है, उस तिथि को क्या कहते हैं जहाँ पे रात और दिन का जो है लंबाई सबसे ज़्यादा होता है? तो उसको कहा जाता है संक्रांति। क्या कहते हैं? संक्रांति। ठीक है, संक्रांति एक खगोलीय घटना होती है और ये 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और इस दिन यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, यानी कि हम उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि धूप तेज होती है गर्मी के महीने में। इसके बाद 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और सूर्य के जो है मकर रेखा पर लंबवत जब होता है तो ये 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, वही जो है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जरूर ध्यान में रखिएगा, जिसे क्या होता है? मकर संक्रांति कहा जाता है। अतः संक्रांति के दिन रात और दिन की लंबाइयों में सर्वाधिक अंतर होता है। तो इस तरीके से ये था ओवरऑल आज का वीडियो और इसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया 2016 वीडियो का जीके का क्वेश्चन का। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जिसमें होगा 2016 का सेकंड शिफ्ट का पेपर जीके का, तो देखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।